आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट जो हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री चल रहा है रसायन शास्त्र, उसमें हम लोग आज पी ब्लॉक एलिमेंट में पी ब्लॉक एलिमेंट का जो पी ब्लॉक के तत्व का हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर लिया था कि पी ब्लॉक के तत्व में पी ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से वर्ग आते हैं, उसमें कौन कौन से तुमको क्या कहते हैं, उसके कौन कौन से मुख्य गुण हैं, इन सबों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग उसमें से जो पहला वर्ग है वर्ग 13, वर्ग 13 के तत्व का जो क्लास 11 है, वर्ग 13 और 14 दोनों पढ़ना हम लोग को, तो वर्ग 13 के तत्व का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वर्ग 13 के तत्व, तो वर्ग 13 का जो तत्व है वो वर्ग 13 में कौन कौन तत्व है उसका नाम लिख लेते हैं। वर्ग 13 में तुमको है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां तक इसकी परमाणु संख्या की बात है। इस वर्ग में जो तत्व है इसकी परमाणु संख्या है, बोरोन की परमाणु संख्या हो गई 5 होती है, और इसमें 8 प्लस कर दोगे तो एल्यूमिनियम का आ जाएगा तुमको, दैट इज 13 हो गया। इसमें तुमको ये हो जाएगा 31 हो गया, इसका हो जाएगा 49, और ये हो गया 81 थैलियम। तो इसका जो तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो ये हो जाएगा तुमको बोरोन का 1s2 2s2 2p1, तो 1 सब में क्या आ जाएगा ns2 nt1 आ जाएगा। तो अगला जो तुमको कहां पर लास्ट करेगा 3s2 3p1, इसको भी मैं कंप्लीटली लिख देता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहां पर इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी कभी भी, और यहां इसका तो हम लोग जो नोबल गैस है, जो उत्कृष्ट गैस, उसके आधार पर लिखते हैं। तो तुम्हारा है ये जा करके 31, तो जो है आर्गन से स्टार्ट करोगे, आर्गन 18 है तुम्हारा, इसके बाद 3d10 आएगा, फिर 4s2 और 4p1, तो ये तुम्हारा ns2np1 का कैटेगरी पे जाएगा। उसके बाद है तुमको ये खिसक के थोड़ा नीचे, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा खिसकाते हैं, ये तुमको इसी को नीचे कर लेते हैं। चलो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद है तुमको गैलियम का हो गया। अब देखते हैं इंडियम का, आइए 49। तो गैलियम का तुम्हारा हो गया। इसमें गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें एक जो खास बात यह है कि 3d10 आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद, और डी का तुमको जो है, डी का जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि डी का जो कि जो एक शील्डिंग इफेक्ट होता है डी और एफ इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, इस कारण से नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होती है। तो इसका प्रभाव देखोगे तुम आगे जब बताएंगे, देखोगे इसकी परमाणु त्रिज्या में या आयन में इन सबों का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि परमाणु त्रिज्या में तुमको क्या आ जाती है, यहाँ पर कमी भी आ जाती है, जो ऊपर से नीचे बढ़ना चाहिए इसमें परमाणु त्रिज्या कम आ जाएगी। तो खैर पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो IN49 का, इसको भी नोबल गैस है तुमको, क्रिप्टन है 36, उसका हाथ लिख लेते हैं Kr36। उसके बाद तुमको आ जाएगा 36 के बाद आ जाएगा 4d10, 5s2 और 5p1, तो ये हो गया तुम्हारा 36 46 हो गया, 47 से 49 हो गया तुम्हें। ये दोनों हो गया तुम्हारा गैलियम, इंडियम हो गया, थैलियम दैट इज 81। तो ये तो तुम्हारा इसके पहले का तो नोबल गैस जेनोन है, दैट इज 54, 5p6 आ जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारा होता है 4f14, उसके बाद 5d10, 6s2 6p1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं इस ग्रुप का, ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल ग्रुप 13 का वर्ग 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास बराबर NH2NP1 ऐसा होता है, NH2NP1। तो ये तुम्हारा हो गया NH2NP1। तो इसमें जैसे अगर तुमको पी ब्लॉक का वर्ग संख्या निकालना तो 12 में प्लस कर दोगे, ये तुम्हारा वर्ग संख्या आ जाएगा इसका। तो ये है तुम्हारा। इसके बाद में तुम्हारे तत्व आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तुम्हारे तत्व हो गए। इसका जहां तक कि इसमें देखा जाए इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसमें जो तुम्हारा है वर्ग 13 का तत्व का, वर्ग 13 तत्व का जहां तक है ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये तुम्हारा क्या होगा NH2NP1 है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी +3, और ये जो तुम्हारा होता है +3 होती है और +1 हो जाएगा, 2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। तो ये तुमको एक जो पिछले लेक्चर बताया था अक्रिय युगल प्रभाव, तो जैसे जैसे डी और एफ इलेक्ट्रॉन का खास करके तुमको इसमें जो है तुमको ऊपर से नीचे जैसे जैसे वर्ग में आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर +3 की जो स्थायित्व है कम होती है और +1 का स्थायित्व बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर +3 का स्थायित्व घटता है एवं +1 का स्थायित्व बढ़ता है, +1 का स्थायित्व बढ़ता है। तो +3 का घटेगा और +1 का बढ़ेगा ऊपर से नीचे तक। तो ये तुम्हारा हो गया +1 का बढ़ेगा। तो ये भी तुम्हारा हो गया जो स्थायित्व का तुम्हारा बात हो गया। तो जहां तक कि जो शुरुआत में देखेंगे ऐसा क्यों होता है, यह जो तुमको जैसे इसमें तुमको है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जैसे थैलियम का देखें तो इसमें 4f14 इसका तुम्हारा जो है डी और एफ इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे आए हुए हैं, जिसके कारण की नाभिकीय आवेश में काफी वृद्धि रहती है। और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो S के जो इलेक्ट्रॉन है NH2 के इलेक्ट्रॉन वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वह जो है +3 के बजाय +1 ऑक्सीकरण अवस्था में रहना ज्यादा स्थायित्व से होता है। और इसे Tl का जैसे कि Tl सामान्यतः +1 में ही रहता है, इसलिए अगर +3 में है तो वह +1 में आने का कोशिश करेगा, इसलिए अच्छा ऑक्सीकारक भी होगा। तो यह खुद अपना अपकरण अगर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तो यह अच्छा अपकारक होता है। +3 में चूंकि और स्थायी हुआ तो +1 मान चाहे तो अपना ऑक्सीकरण अवस्था इसका घटेगा, दूसरे का ये क्या कर देगा ऑक्सीकरण कर देगा। तो ये होगा तुमको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। उसके बाद जहां तक इसकी परमाणु त्रिज्या के बारे में देखें तो परमाणु त्रिज्या भी तुम्हारा क्या होगा, इसका ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सामान्यतः क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या सामान्यतः बढ़ती है, किंतु GA की परमाणु त्रिज्या डी इलेक्ट्रॉन के कम आवरण प्रभाव के कारण AL से कम होती है। तो जहां पे देखोगे AL और GA का गैलियम में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो 3D टेन का है, और टेन का जब बढ़ेगा तो पर नाभिक पर जो आवेश है वह भी जैसे उसकी आधार पर बढ़ता है।
लेकिन डी और इसलिए आकर्षण बल जो है डी का जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, तो वो जाहिर है कि ज्यादा विकर्षण कम करेगा, तो वो आकर्षण बल उसमें क्या रहता है, ज्यादा मजबूत होता है नाभिक का, और इसलिए जो है परमाणु त्रिज्या घट जाती है। और ये बात तुमको जहां तक यह जो प्रभाव देखोगे, यह तुमको प्रभाव यहाँ भी दिखता है उधर तक, लेकिन परमाणु त्रिज्या थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट ये तुमको थैलियम में भी ये इफेक्ट दिखता है। तो ये होगा परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी मतलब क्या होता है कि बल जो तुमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा देना पड़ता है गैसीय अवस्था से प्रावस्था से इस तत्व के, वह उस तत्व की आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो जैसे जैसे हम लोग बल में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, इसका मतलब नाभिक से जो दूरी है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ रहा है। तो नाभिक से दूरी बढ़ेगा तो नाभिक की आकर्षण सामान्यतः कमजोर पड़ता है, और इसलिए क्या होता है तुमको, इसलिए क्या होना चाहिए, नाभिक की आकर्षण सामान्यतः अगर कमजोर होगा तो आयनन एंथैल्पी भी कम होना चाहिए। तो सामान्य प्रक्रिया यही होती है, लेकिन यहां भी वही बात है, जो बात परमाणु त्रिज्या में देख रहे हैं वही बात यहां भी दिखती है। बल में ऊपर से नीचे आने पर सामान्यतः आयनन एंथैल्पी घटती है, किंतु डी एवं एफ इलेक्ट्रॉन के खराब आवरण प्रभाव, कम आवरण प्रभाव के कारण, कम आवरण प्रभाव के कारण गैलियम की आयनन एंथैल्पी एल से अधिक होती है, एवं टीएल तथा आयन की आयनन एंथैल्पी भी लगभग समान है। ये तुमको यहां भी ये प्रभाव दिखता है, यहां भी ये प्रभाव दिखता है। तो ये तुमको हो गया आयनन एंथैल्पी का। अब है तुमको आयनन एंथैल्पी के बाद तुम्हारा आता है, इसका क्रम आता है तुमको विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में भी क्या है तुमको, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जब आते हैं विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः क्या होती है, घटती है। लेकिन यहां पर विद्युत ऋणात्मकता में है ऋणात्मकता बी से एल की विद्युतात्मकता कम, ऋणात्मकता कम है, किंतु उसके बाद वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, बढ़ती है, ऊपर से बढ़ते जाती है। इसका जहां तक कि और देखें तुम्हारा जो तुम्हारा क्या हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया, इसमें देख लिया +3 का ऑक्सीजन अवस्था ऊपर ज्यादा स्थायी होता है और +1 नीचे अपनी युगल प्रभाव के साथ। इसको क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन संख्या में तुम्हारा जो ये हुआ, ये तुम्हारा जो +1 होता है, +2 इसको क्या कहते हैं लोग, अक्रिय युगल प्रभाव, अक्रिय युगल इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो तुमने देखा होगा, जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख सकते हो, राजू ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे तुमको, उसको देख सकते हो। तो ये तुम्हारा इसमें हो गया तुम्हारा ये अक्रिय युगल प्रभाव के कारण, ये तुम्हारा +3 से +1 का कम हो जाता है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा और डी और एफ इलेक्ट्रॉन के कारण आयनन एंथैल्पी घटना चाहिए, तो उसमें भी देखते हैं कि एक रूपता नहीं है।
तो ये तुम्हारा वर्ग 13 का कुछ क्या हो गया, तत्व का कुछ विशेषता हो गया। अब इसमें देखो वर्ग 13 तत्व में तुम देखते हैं भौतिक गुण लिखते हैं। वर्ग 13 तत्व का हम लोग भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सबों का अध्ययन करेंगे। और ये जो तुमको है इसका जो असंगत व्यवहार है वर्ग 13 के तत्व में, जो तुमको बोरोन जो है तुमको जो आवर्त 2 के तत्व होते हैं सभी वर्ग में क्या करते हैं, असंगत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसी लेक्चर में होगा तो उसके यौगिक भी हैं उसको भी चर्चा करेंगे, जो कि यौगिक हैं तुम्हारे 3 यौगिक तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। जहां तक कि उसकी उपलब्धता की बात है, बोरोन, एल्यूमिनियम ये सब का जो उपलब्धता कहां है, किस किस रूप में पाया जाता है। उपलब्धता प्रकृति में ये कहां पाया जाता है उपलब्धता, तो बोरोन का जो तुम्हारा 3 यौगिक है जो वहां पाया जाता है, बोरोन तुमको पाया जाता है ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3, तुम्हारा हो गया बोरेक्स, इन सबों का सूत्र याद करना होगा, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, और कार्नाइट, Na2B4O7.4H2O। तो ये तुम्हारा ये जो तुमको इस रूप में पाया जाता है, और ये तुमको भारत में जहां तक है ये तुमको पाया जाता है कुगा घाटी लद्दाख, कुगा घाटी लद्दाख में, कुगा घाटी लद्दाख और राजस्थान का सांभर झील राजस्थान, ये तुमको यहां पर पाया जाता है। और जहां तक कि एल्यूमिनियम की बात है, एल्यूमिनियम की उपलब्धता है तुम्हारा, ये इसका फॉर्मूला याद कर लो जिसके रूप में पाया जाता है, तो ये सूत्र याद करेगा उसका। एल्यूमिनियम जो है तुमको, एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर भूपर्कटी जिसको कहते हैं, सतह में तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला, तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, पाया जाने वाला तत्व है, तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, जिसका प्रतिशत मात्रा 8.4% है, 8.4% है। और जाहिर है कि इसका क्या होगा तुमको, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तुमको 8.4% इसका उपलब्धता है। और सबसे अधिक कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या कौन पाया जाता है, सिलिकॉन। ऑक्सीजन की उपलब्धता 45% है, सिलिकॉन तुमको उसके ऑक्सीजन, सिलिकॉन ये सब पहला दूसरा है, और ये तुमको एल्यूमिनियम तीसरा है। इसका जो तुम्हारा है 2 अयस्क है, बॉक्साइट मुख्य अयस्क है इसका Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6, ये तुमको, और गैलियम, इंडियम, थैलियम भूप्रकृति में कम मात्रा में पाए, भूप्रकृति में कम मात्रा में उपलब्ध है, कम मात्रा में उपलब्ध है, कम मात्रा में उपलब्ध है। तो ये तुमका इसका उपलब्धि हो गई, कहां कहां उपलब्ध ये पाया जाए वर्ग करेगा तब। अब तुमको इसका है भौतिक गुण आते हैं, भौतिक गुण। तो बोरोन जो तुमको है, बोरोन इसमें अधातु है, बाकी सब धातु है। बोरोन
कठोर, हल्का, एक हल्का एवं काले रंग का, हल्का काले रंग का, हल्का मतलब कम भारी, काले रंग का ठोस है, ठोस है। यह तुमको हल्का होगा, काले रंग का ठोस है, और तुमको यह इसका जो है तुमको जहां तक की रहा, यह तुमको कम क्रियाशील भी होता है, रासायनिक दृष्टिकोण से भी इसको देखेंगे। और यह तुमको जाहिर है कि दूसरे जो तत्व हैं, एल्यूमिनियम तुम्हारा क्या हो गया, वर्ग के अन्य तत्व धातु, वर्ग के सभी तत्व बोरोन को छोड़कर, बोरोन को छोड़कर धातु है, धातु। तो ये जो है कि इसका जो हल्का, बाकी तत्व का जो कलर भी तुमको हल्का होता है, जो चमकता हो, जैसे एल्यूमिनियम को तो तुम देखते ही हल्का श्वेत टाइप का रहता है, हल्का चमकता है, इसमें धातु की चमक होगी। तो ये तुमको ये एल्यूमिनियम का हो गया। इसके बाद तुम्हारा है कि इसका जो तुमको क्वथनांक है गैलियम का, गैलियम का द्रवनांक 303 केल्विन, जो बहुत कम है। तो ये तुमको करीब करीब हो गया 30 डिग्री से 30 डिग्री से, जो कि बहुत कम है। तो गर्मी के दिन में पिघल जाता है, 330 केल्विन है, जिससे गर्मी के दिनों में यह पिघल जाती है। लेकिन क्वथनांक उच्च होने के कारण, क्वथनांक उच्च होने के कारण तापमापी में इसका प्रयोग किया जाता है। तापमापी में इसका प्रयोग किया जाता है, तापमापी में इसका प्रयोग किया जाता है, तापमापी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो वर्ग के तत्व हैं, तुमको ये तुम्हारी इसकी विशेषता है, भौतिक गुण है कि सारे तत्व ठोसी अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन गैलियम जो है उसका द्रव्यमान कम है, तो गर्मी के दिनों में ये क्या हो सकता है, द्रव रूप में भी पाया जा सकता है। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप हो गया तो, और द्रव इसका क्वथनांक इसका जो इस वर्ग का तत्व का है अधिक होता है। जो बोरॉन का घनत्व तुमको सबसे कम होता है, उसका घनत्व उत्तरोत्तर क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, वर्ग जैसे सूखने आते हैं। द्रव्यमांक क्वथनांक भी तुमको उच्च ही होता है, इस वर्ग के तत्व का क्वथनांक अधिकांश का उच्च ही है। और अब हम लोग देखते हैं भौतिक गुण के बाद रासायनिक। तो रासायनिक गुण क्या होगा तुम्हारा, रासायनिक गुण पहला, यह वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित O2 एवं N2 से प्रतिक्रिया कर, N2 से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड एवं नाइट्राइड, नाइट्राइड का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। तो ये तुमको ऑक्साइड एवं नाइट्राइड का निर्माण करेंगे। जैसे कि तुमको इस तत्व का लिखेंगे E+O2 से इसकी सांद्रता 2-3 होगी, E2O3। तो E2O3, तो जहां तक कि इसका है तुमको बोरोन ऑक्साइड B2O3 अम्लीय प्रकृति के अम्लीय होते हैं। Al2O3 Ga2O3 उभयधर्मी तथा इंडियम IN2O3 एवं Tl2O3 क्षारीय प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
ये क्षारीय प्रकृति का होगा। और ये तुम्हारा हो गया कि बोरोन, तुमको क्या होगा, बोरोन का ऑक्साइड है, बोरोन धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, उभयधर्मी प्रकृति के हैं। तो ये तुमको उभयधर्मी के प्रकृति का होने का मतलब है कि ये तुमको अम्ल के साथ भी, तुमको लवण का, अम्ल के साथ भी ये क्या बनाएगा, ये लवण और जल बनाएगा, और क्षार के साथ भी ये देगा। तो जैसे कि तुम्हारा इसका जो प्रतिक्रिया है तुमको Al2O3 का, Al2O3 प्लस HCl, तो Al2O3 प्लस HCl से क्या हो जाएगा, AlCl3 प्लस H2O, और Al2O3 प्लस NaOH। तो जैसे कि Al2O3 प्लस HCl, देखो उभयधर्मी प्रकृति का है, तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस लवण प्लस जल बना देगा, और Al2O3 प्लस NaOH, तो इससे बनेगा NaAlOH4, NaAlOH4 प्लस वाटर। ये तुमको निर्माण करता है, इसलिए उभयधर्मी प्रकृति का ये हुआ। इसके अलावा यह तुमको नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया करता है। वर्ग 13 के तत्व N2 से प्रतिक्रिया कर नाइट्राइल बनाते हैं, नाइट्राइल बना देते हैं E प्लस N2, तो बन जाएगा E3N2, ये तुम्हारा हो गया, नाइट्राइल बनाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका तत्व हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा तत्व है ऑक्सीकरण अवस्था, तुम्हारा ये हो गया। ये तुम्हारा था कि भौतिक गुण में तुमको वायु से प्रतिक्रिया होगा। दूसरा कह सकते हो तुम इसको वायु के अलावा, यदि तुमको है एससी में अम्ल से भी प्रतिक्रिया करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, बोरोन को छोड़ के बाकी सब तक। हाइड्रोजन से भी प्रतिक्रिया करता है। तो दूसरा नंबर देखते हैं, रासायनिक गुण में दूसरा नंबर बोरोन के अलावा वर्ग 13 के तत्व, बोरोन के अलावा वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 13 के तत्व, बोरोन के अलावा वर्ग 13 के तत्व अम्ल के साथ H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। तो Al प्लस HCl जैसे है, तो AlCl3 प्लस H2, ये तुमको हाइड्रोजन दिया। और ये तो जाहिर उभयधर्मी प्रकृति का होता है, Al का प्रकृति उभयधर्मी होता है, ये NaOH के साथ भी क्या उत्पन्न करेगा, ये H2 गैस देगा, NaAlO2 प्लस H2, ये तुमको मुक्त करेगा। ये उभयधर्मी, एल्यूमिनियम की उभयधर्मी प्रकृति, एल्यूमिनियम की उभयधर्मी प्रकृति हुआ ये तुमको रिएक्शन देता है दोनों के साथ। और तुमको तीसरा है तुमको बोरोन वर्ग 13 के तत्व हेलोजन के साथ ट्राइहेलाइड बनाते हैं, तो E प्लस X2 क्या बन जाएगा, EX3 बन जाएगा। जैसे कि जहां तक कि बोरोन के हेलाइड क्या होंगे, बोरोन के हेलाइड क्या बनेंगे, बोरोन के हेलाइड तुम्हारा हो गया, बोरोन के हेलाइड ससंयोजक प्रकृति के होते हैं।
के होते हैं, किंतु अन्य धातु अन्य तत्व के हैलाइड आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं। ये तुम्हारा हो गया इसका जो कि तुमको हैलाइड वगैरह का ये गुण हो गया, हैलाइड तुमको बनाते हैं। और जाहिर है कि जैसे कि तुमको नीचे जाओगे तो Tl आई मतलब I3 नहीं बनाकर Tl क्या बनेगा, आई बनेगा, जो कि अपनी युगल प्रभाव के कारण, क्योंकि वो उसके +1 ऑक्सीजन अवस्था में यौगिक रहना चाहेगा, तो वह प्रवृत्ति तो हमेशा बरकरार रहती है। ऑक्साइड में भी दिखेगी ये बात हैलाइड में भी दिखती है। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा ये इसके जो रासायनिक गुण है उसके बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब है तुमको वर्ग 13 का तत्व में जिनको असामान्य व्यवहार शुरू करते हैं। वर्ग 13 का तत्व है तुमको, वर्ग 13 के तत्व में बोरोन जो है तुमको, बोरोन अन्य तत्वों से बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है, जैसा कि पिछले भी एस ब्लॉक में भी दिखता होगा, एस ब्लॉक के तत्व में। तो वर्ग 13 के तत्व में भी तुमको वो भिन्नता प्रदर्शित होती है। वर्ग 13 के तत्व में भी बोरोन जो है तुमको अन्य तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग असामान्य व्यवहार कहेंगे। बोरोन का असामान्य व्यवहार, बोरोन का असामान्य व्यवहार। बोरोन अपने छोटे आकार एवं डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य तत्वों से बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है, भिन्नता प्रदर्शित करती है, जिसे बोरोन का असामान्य व्यवहार कहते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं। तो कुछ इसको दिए जा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स इसके लिखे जा सकते हैं। बोरोन अधातु है, बोरोन अधातु, बोरोन हल्का, हल्के अधातु हैं, धातु है, जबकि अन्य तत्व धातु। जाहिर है इसकी जो भी चालकता होगी कम होगी और इसकी चालकता इन की अधिक होगी। जो धातु और अधातु में तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस तो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। दूसरा नंबर B2O3 अम्लीय प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के, जबकि अन्य ऑक्साइड उभयधर्मी या क्षारीय प्रकृति के, उभयधर्मी या क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के। तीसरा नंबर बोरोन ऑक्साइड के, बोरोन
अम्ल के साथ H2 गैस मुक्त नहीं करता, H2 गैस मुक्त नहीं करता है, जबकि अन्य तत्व H2 गैस अम्ल के साथ देता है। तो ये अगर तुमको H2 गैस देगा अम्ल के साथ, ये लेकिन नहीं देगा, बोरोन नहीं देगा। चौथा नंबर, चूंकि ये इस बोरोन में क्या था, बोरोन के ऑक्साइड का उसमें फर्क चढ़ जाता है। चौथा नंबर, बोरोन तुमको जो है, बोरोन तुमको क्या करेगा कि ये तुम्हारा है, ये तुमको 8 से अधिक कभी भी बोरोन के पास डी ऑर्बिटल का अभाव है, डी ऑर्बिटल का अभाव है, इसलिए इसकी संयोजकता, इसकी अधिकतम संयोजकता 4 है, अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है, जबकि अन्य तत्व की संयोजकता, अन्य तत्व की संयोजकता 4 से अधिक भी हो सकती है, 4 से अधिक भी हो सकती है, 4 से अधिक भी हो सकती है। जैसे कि तुमको यहाँ भी तुम्हारा इसके बाद एक उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पर, एक 11.2, उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया, उसको इसी शामिल करते हैं। जैसे कि BF4 माइनस ही बना सकता है एक, और BF6 नहीं बन सकता क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होता। जबकि Al क्या बनाएगा, Al क्या बना सकता है, AlF6 3 माइनस का निर्माण कर सकता है। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ इतना ही बना सकता है। ये BF6 का निर्माण, BF6 3 माइनस का निर्माण नहीं करेगा, BF6 3 माइनस का निर्माण नहीं करेगा, BF6 3 माइनस नहीं करेगा, गलत हो गया, नहीं। डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण, इसका जो उदाहरण है तुम्हारा, डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण। ये एग्जांपल कौन है, एग्जांपल 1.2, उदाहरण नंबर 11.2 एनसीईआरटी उदाहरण 11.2, जिसमें पूछा गया कि ये क्यों नहीं बनेगा, इसमें डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता है, इसलिए ये नहीं बनाएगा, जबकि इसमें ये बना सकता है। तो ये सब तुमको जहां तक कि इसके हो गए, और जहां तक इसके ऑक्साइड है, जैसे हेलाइड है, वो क्या किस प्रवृत्ति के होते हैं, इसके जो हेलाइड है वो असंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं बोरोन के। बाकी के जो हेलाइड है वो क्या होता है तुमको, बोरोन के अलावा जो बाकी तत्व के जो हेलाइड हैं वो तुमको आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये देखें, बोरोन के हेलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के होने के कारण, प्रकृति के होने के कारण कार्बनिक घोलक में घुलनशील है, कार्बनिक घोलक में घुलनशील है, जबकि अन्य तत्व के हेलाइड आयनिक है और ये कार्बनिक घोलक में घुलनशील नहीं होंगे। तो ये तुम्हारा इसका जो है असामान्य व्यवहार हो गया। तो इसके बाद जो तुमको इसी लेक्चर में हम लोग खत्म कर ही लेते हैं। इसका कुछ यौगिक दिए गए हैं, बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिसमें तुमको है बोरोन के महत्वपूर्ण यौगिक मिटा के देते हैं, इसको नोट कर लो। बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे कि तुमको हो गया ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3, दूसरा एक है बोरेक्स है,
और तीसरा है तुमको डाइबोरेन। 3 यौगिक का हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोग देखते हैं बोरेक्स का। पहले बोरेक्स, इसका सूत्र अभी थोड़ा पे लिखेंगे बोर्ड पर। बोरेक्स याद करो सूत्र, Na2B4O7.10H2O। इसका तुमको एक्चुअल में जो तुमको है, या इसको डिस्टेंस भी लिखता है Na2B4O5OH4.8H2O। ये दोनों रूप में इसका फॉर्मूला को लिखा जा सकता है बोरेक्स का। तुमको ये बोरेक्स का तुम्हारा सूत्र हो गया Na2B4O5OH4, इसमें से भी इसको लिख सकते हैं। बोरेक्स तुमको कैसा है, तुमको श्वेत क्रिस्टलाइन ठोस है। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस हो गया। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है तुमको। इसमें मतलब तुमको वाटर इसमें जुड़ा हुआ है Na2B4O7.10H2O। यह क्षारीय प्रकृति का होगा। इसमें जब जल डाल देंगे, इसमें यह इसका जलीय विलयन, इसका श्वेत क्रिस्टलीय ठोस बोरेक्स लिखते हैं, वाक्य बनाते हैं इसको। बोरेक्स श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जैसे कि इसको जब जलीय विलयन में डालोगे Na2B4O7 प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा तुमको, H2O डाला तुमने तो ये तुमको NaOH बन जाएगा और H3BO3 बन जाएगा तुम्हारा। इसका जलीय विलयन में तुम्हें H3BO3 बन जाएगा तुम्हें ये। तो ये तुम्हारा हो गया इसका जलीय विलयन। इसी कारण से क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया H2O डालने से NaOH बन गया तुमको। तो 2 है तो इसको जरा संतुलित करके देखते हैं। 2 NaOH हो जाएगा तुम्हारा ये, और यहां पर हो जाएगा तुमको 2, यहां दे देंगे 2 NaOH, और यहां पर NaOH, और O का जहां तक है यहां पर 2 NaOH, तो H3 है यहाँ पर, तो यहाँ 2 2 3 2 5 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। जल में डालने पर NaOH दे रहा है, मतलब ये, और H3BO3 ये वीक एसिड होता है, ये सबल क्षार है, ये सबल क्षार, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड मतलब कमजोर अम्ल है, कम मतलब वीक एसिड है ये। और इसलिए तुमको इसका विलयन कैसा होगा, प्रमुख रूप से क्षारीय होगा। जहां तक गर्म करने पर है, ये गर्म करने पर Na2B4O7.10H2O है। तो जब हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा इसका, पहले हीट करने पर क्या जाएगा Na2B4O7 बनेगा। ये तुमको जब और गर्म करेंगे, इसको और हीट करेंगे, तो ये तुमको NaBO2 प्लस B2O3, ये तुमको ये मन कहेंगे, ये तुमको बोरेक्स का मनका बताते हैं इसको। ये सोडियम मेटाबोरेट, यह धातु बोरेक्स मन का परीक्षण इसको कहते हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट इसको कहते हैं लोग, बोरेक्स बीट टेस्ट। जब इसको जो है तुमको, यह जो तुमको है किसके साथ, यह बोरेक्स बीट टेस्ट चलाता है। तो बोरेक्स यह तुमको डी एवं डी और ब्लॉक के संक्रमण धातु कह सकते हो, संक्रमण धातु बोरेक्स के साथ
गर्म करने पर रंग प्रदर्शित करते हैं जिससे उनकी पहचान की जा सके, जिससे उनकी पहचान की जाती है, जिसे बोरेक्स बीड परीक्षण कहते हैं। बोरेक्स बीड को इंग्लिश में, हिंदी में मनका कहते हैं, बीड ही लिखता है, बोरेक्स बीड हिंदी में मनका कहेंगे, परीक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए CO, जब इसको BO2 का होल 2 नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, तो इसका नीला रंग दे देगा। इसके साथ जब गर्म करेंगे तो कोबाल्ट का कंपाउंड होगा तो वो नीला रंग दे देगा। इसी रंग से कॉपर का भी या अन्य जो डी ब्लॉक के तत्व हैं संक्रमण धातु, उसके साथ इसका ये बोरेक्स बीड टेस्ट ये करेगा। तो ये तुम्हारा ये बोरेक्स के बारे में कुछ जानकारी हो गई कि बोरेक्स तुमको क्या करेगा, इसका जो है छाड़िया होता है, यह तुमको क्या करेगा, यह तुमको जाहिर है कि जब गर्म करते हैं तो ये तुमको इस तरह का क्या करेगा, ये बोरेक्स बीड टेस्ट देगा, सोडियम मेटाबोलेट बनाता है और ये तुमको बोरेक्स बीड परीक्षण में काम करता है। तो ये हो गया तुम्हारा बोरेक्स के बारे में। अब है तुमको बोरेक्स के बाद तुम्हारा है एक है ऑर्थोबोरिक अम्ल, दूसरा यौगिक है इसका, जिसका नाम है ऑर्थोबोरिक अम्ल। चलो यही लिख लेते हैं, ऑर्थोबोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है H3BO3 या BOH होल 2, इसका दूसरा नाम से या BOH होल 3, BOH सूत्र, इससे संरचना भी बना सकते हो, इससे इसका संरचना भी बनाया जा सकता है। तो H3BO3 को जहां तक है, H3BO3 को तुमको बनाने के लिए बोरेक्स जो तुम्हारा है उसको वाटर में अगर डाल दें HCl की उपस्थिति में, तो जैसे देखो Na2B4O7 प्लस HCl प्लस H2O, तो ये बन जाएगा तुमको NaCl प्लस H3BO3, ये तुमको बोरेक्स बन जाएगा, ये तुमको बोरेक्स बन जाएगा। तुमको ये तुम्हारा ऑर्थोबोरिक अम्ल, बोरेक्स को अम्ल के साथ जब हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे H2O की उपस्थिति में, तो हमको ऑर्थोबोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ऑर्थोबोरिक अम्ल जो तुम्हारा है, ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 जिसका नाम हो गया, इसको ये बनाने की क्या हो गई, विधि हो गई। ऑर्थोबोरिक अम्ल जाहिर है कि ये तुमको क्या है, ये तुमको वीक एसिड होता है। ऑर्थोबोरिक अम्ल BOH होल 3 जल के साथ जब प्रतिक्रिया करेगा तो ये तुमको बना लेगा BOH होल 4 माइनस, और प्लस इधर क्या बच जाएगा H प्लस। इसलिए यह क्या हो गया, इसी कारण से जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो तुम्हारा दिया हुआ 11.3 उसमें भी इसी कारण से ये क्या देता है, यह अम्ल हो गया। यह क्या हो गया, अम्ल हुआ, ये अम्ल हुआ, क्योंकि जल के साथ ही क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, जलीय विलयन में यह H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए यह अम्ल दे रहा है। क्योंकि यह तुमको ऐसा क्यों किया, क्योंकि BOH होल 3 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, BOH का देखें इधर OH, तो इधर इसके पास देख रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन है, मात्र इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ये तुमको 6 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 6 संयोजी, ये लुईस अम्ल हुआ, ये लुईस अम्ल है। और इसीलिए तुमको H2O से ये जो तुमको OH से लोन पेयर को ग्रहण कर लेता है, इसलिए H प्लस की उपस्थिति में देता है, इसलिए दुर्बल मतलब हो गया। ये तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुम्हारा 11.3 है, उसमें ये पूछा गया कि ये दुर्बल अम्ल क्यों है, क्योंकि ये H2O की उपस्थिति में ये H प्लस दे पाता है, और इसलिए यह तुमको लुईस अम्ल है, क्योंकि प्रोटॉन देने के बजाय क्या है, तुमको लुईस अम्ल के अंदर कार्य करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया ऑर्थोबोरिक अम्ल का। जहां तक कि यह तुमको है श्वेत पाउडर है, ये इसका जो तुम्हारा क्या होता है, यह है श्वेत पाउडर है, यह तुमको श्वेत पाउडर के रूप में होता है।
तो इसको लिख सकते हो, इसका जो कलर है तुमको ये श्वेत पाउडर होता है, ये श्वेत पाउडर, श्वेत पाउडर होता है H3BO3 का, ये मतलब तुम्हारा कहते हैं श्वेत पाउडर होता है। और तुमको यही दो प्रतिक्रिया तुमको दिया हुआ है, मेरी प्रतिक्रिया याद करो कि तुमको इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको जो बोरेक्स है तुमको उसमें जब HCl और H2 को बस्ती में जब बनाते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या देता है, ऑर्थोबोरिक अम्ल देगा। और यह तुमको क्या करेगा, बोरेक्स को जब हम लोग क्या करते हैं, बोरेक्स को जब हम लोग किससे प्रतिक्रिया कराएंगे, बोरेक्स को जब हम लोग प्रतिक्रिया कराएंगे पानी में देंगे तो ये क्या देता है, बोरेक्स तुमको पानी में डालने के बाद ये H+ देता है। और H3BO2 को अगर हीट करेंगे H3BO3 को, तो ऑर्थोबोरिक अम्ल से मेटाबोरिक अम्ल देगा। जिससे H3BO3 को हीट करते हैं, H3BO3 को अगर हीट करेंगे तो ये तुमको गर्म करने को क्या देगा, ये HBO2 दे देगा ये। और HBO2 को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये B2O3 प्लस वाटर देगा, ये मेटाबोरिक अम्ल हो गई, ये हो गया मेटाबोरिक अम्ल। और जब इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 प्लस वाटर, ये बोरिक एनहाइड्राइड, जिसको कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, मतलब वाटर निकल गया तो उसको B2O3 बोरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, B2O3 देगा। तो गर्म करने पर ये ऐसा प्रतिक्रिया देगा। ये तुम्हारा हो गया ऑर्थोबोरिक अम्ल के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब है तुमको एक जो तुम्हारा दिया हुआ है डाइबोरेट, B2S6, डाइबोरेट डायरेक्ट BH3 जैसे तुम्हारा उसमें ऑक्टेट पूरा नहीं रहता है, तो ये जाएगा दो अणु BH3 के जुट करके डाइबोरेट बनाते हैं। BH3 के दो अणु मिलकर क्या बनाएंगे, डाइबोरेट बनाएंगे। तो इसका जो संरचना होता है तुमको कुछ इस तरह से इसका संरचना, तो BH3 में तुम्हारा क्या था, BH3 का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है, BH3 में B के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके दो अणु जुट करके किसका निर्माण करते हैं, B2S6 का, जिसका इसे नाम हो गया बोरिन का। BH3 को कहते हैं बोरिन, इनको BH3 को क्या कहेंगे हम लोग, BH3 बोरिन हो गया, बोरिन। तो B का जैसे बनाएंगे तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, इसलिए ये दो अणु जुट करके क्या बना लेते हैं, B2S6 बना लेते हैं। तो उसकी जो संरचना होती है B2S6 की संरचना कुछ इस ढंग से होगी, BHH, ये H हो गया, ये भी H हो गया इधर, और यहां पर H और इधर HH। तो ये तुमको जो बॉन्ड करता है, ये बनाना बॉन्ड भी कहते हैं इसको, इस तरह का जो बॉन्ड है इसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, ये तुम्हारा है 3 सेंटर। देखो जैसे बोरोन का अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें, बोरोन का 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां दिया, तो एक एक दोनों का दिया, तो ये तुमको ये कहलाएगा जिसमें जिसकी संख्या 4 है, एक 2 इधर और 2 इधर, तो 4 है। तो 4 कैसा बना तुमको, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 केंद्र है, तो 4 बॉन्ड जो बना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 केंद्रित बन रहा है, 2 केंद्रित बन रहा है। और ये तो तुमको जो बनाना बॉन्ड इसको कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, 2 संख्या 2 है, 4 के बजाय यहां पर क्या जाएगा तुमको, इसकी संख्या 4 के बजाय यहां पे 4 अंक नहीं लिखो, 4, इसकी संख्या 2 है, तो 2 हो गया। और इसमें कितना हो गया, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे देखो बोरोन का, बोरोन पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर खर्च हो गया, इस तो एक बोरोन इधर, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक किसका है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन। यहां भी बोरोन के पास वही बात है, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, बोरोन के पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास। लेकिन बॉन्ड बनना है यहाँ पर 6, 3 केंद्र में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है मेरे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 3 केंद्र, BHB, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में 2 3 केंद्र, यहाँ पे इसलिए कहते हैं हम लोग इस संख्या 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्रिकेंद्रित, 2 इलेक्ट्रॉन त्रिकेंद्रित बनना, 3 सेंटर बॉन्ड, 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड
जाएगा। इसको हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं, इसको बनाना बॉन्ड भी इसको कहते हैं। तो ये इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में चर्चा किए कि ये तुमको इस ढंग के संरचना में पाया जाता है। जहां तक इसको बनाने की विधि है, इसका जहां तक बनाना है, इसको किस तरह से विचन करेंगे इसका, तो इसको बनाने के लिए इसका जो विचन है तुम्हारा, इसको बनाना है तुमको किसको, ये तुम्हारा नाम हो गया इसका बोरेन को हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि पहला तुमको है BF3 में अगर डाल दें हम लोग बोरोन ट्राइफ्लोराइड में LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको अगर डालें तो क्या बन जाएगा तुमको LiAlF, तो LiF बन जाएगा, यह बन जाएगा LiF बन जाएगा, AlF3 बन जाएगा और BH3 बन जाएगा, B2H6 बन जाएगा। तो ये B2H6 बन जाएगा, AlF3 बन जाएगा और LiF बन जाएगा, लिथियम क्लोराइड। ये तुमको बनाने का ये विधि हुआ तुम्हारा एक। दूसरा विधि है तुमको प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तुमको डाइबोरेन है, तुमको इसको बनाना है तुमको, तो इसको जो है तुमको सोडियम जैसे हाइड्राइड है, तो सोडियम हाइड्राइड को अगर हम लोग NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, उसका अगर हम लोग प्रतिक्रिया करा दें I2 से, तो तुमको बन जाएगा NaBH4 प्लस I2, NaBH4 प्लस I2, इससे बन जाएगा NaI प्लस B2H6 प्लस H2। ये तुमको प्रयोगशाला में इसको बना सकते हैं। तीसरा है तुमको औद्योगिक विधि। औद्योगिक मतलब लार्ज स्केल पर बनाना, औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन में तुमको सोडियम हाइड्राइड जैसे है NaH, उसको अगर हम लोग NaH को हम लोग अगर BF3 से रिएक्शन करा दें, NaH को अगर हम लोग BF3 से रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, ये NaF बन जाएगा और B2H6 बन जाएगा और B2H6 बन जाएगा, ये B2H6 ही बनेगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया किसके साथ, ये तुम्हारा हो गया जैसे हम लोग बनाए हैं ये प्रयोगशाला में, तुमको औद्योगिक लार्ज स्केल पर किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है, ये तुमको इसका विचलन हो गया। एंड जहां तक बोरोन है, तुमको बोरोन के तुम्हारा इसका जो गुण है, तुमको बोरोन तुमको क्या होता है, जहरीला गैस होता है, जहरीला बोरिन जहरीला गैस है, जहरीला गैस है, जहरीला रंगहीन गैस, जहरीला रंगहीन गैस है, गैस है। डाइबोरेन मतलब डाइबोरेन, इसको वाक्य बना देते हैं, डाइबोरेन जहरीला रंगहीन गैस है। यह तुमको जाने कि इसका जो क्वथनांक है जो कि तुमको है 195 कैलोरी है, तो जो काफी कम होता है, इसलिए तुमको गैस के रूप में पाया जाता है। और यह जल से ऑक्सीजन से बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, यह ऑक्सीजन से बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया करेगा। B2H6 प्लस O2, ये B2H6 प्लस क्या कर देगा, ये O2 से प्रतिक्रिया करेगा, तो ये बन जाएगा B2O3 प्लस H2 गैस बनाएगा, ये प्लस H2 गैस बनाएगा, B2
B2S6 प्लस H2O। B2S6 जो तुम्हारा ये तुमको किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर, बहुत तीव्रता से ये प्रतिक्रिया करेगा। और B2S6 मतलब तुमको प्लस O2 B2O3 प्लस H2O इसका निर्माण करेगा। और ये तुम्हारा जहां तक है B2O3 प्लस H2 का निर्माण करेगा, ये प्लस H2 का निर्माण ये करेगा। दूसरा है तुमको डाइबोरेन का, जहां तक है डाइबोरेन तुमको बहुत तेजी से ये रासायनिक प्रतिक्रिया करता ही है। दूसरा है कि बोरेन जो तुमको है इसके पास इनकम्प्लीट ऑप्टिक होता है, यह क्षार के साथ एडक्ट बनाता है, एडक्ट बनाता है क्षार के साथ। जैसे कि BF3 है तो B2S6 जैसे तुमको है CO के साथ, या तुमको CO के साथ हो गया, ये CO के लोन पेयर जो होगा उसके साथ जुड़ करके CO बना देगा। तो ये BH3 डॉट CO करके ये कंपाउंड बनाएगा, इसके लोन पेयर साथ जुड़ जाता है BF3। जैसे कि NH3 के साथ में ये क्या बनाएगा, ये जैसे कि B2S6 प्लस NH3 ये बना लेगा B2S6 मतलब कि BH3 और डॉट NH3 इसके साथ ये क्या बना लेगा, इसके लोन पेयर के साथ ये जुट जाता है, इसके लोन पेयर उसके साथ ये एडक्ट बनाएगा। और इसका जो तुमको होगा, तुमको ये जो बन जाता है तो ये बन जाता है तुमको, ये दो अणु रहेगा, इसका दो अणु रहता है जो कि तुमको बाद में बन जाता है। इसको ये जो तुमको फॉर्म ले लेता है, ये तुमको हो जाएगा BH3 BH4 NH3 का होल 2 प्लस और BF4 माइनस बन जाता है। ये तुमको BH2 NH3 का होल 2 और प्लस और BH4 माइनस, ये BH4 माइनस ऐसा बन जाएगा ये। और इसको जब गर्म करते हैं, इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये बोराजोन बन जाता है। इसको कहते हैं लोग B2N2H6 बोराजोन, इसका नाम हो गया बोराजोन। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है, अकार्बनिक बेंजीन इसका नाम हो गया, अकार्बनिक बेंजीन। इसका बेंजीन की संरचना होता है, जैसे बेंजीन का संरचना जिस ढंग से देखो, इस ढंग से संरचना होगा इसका, इसको सब जगह डाल देते हैं अल्टरनेट। बोरोन का ये बेंजीन का ऐसा संरचना होता है। यहाँ पर हर जगह पे जो तुमको अल्टरनेट B और N होते जाएगा। यहाँ पर एक जगह पे B हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, तुमको एक जगह फिर N होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा N हो जाएगा, यहाँ पर भी N हो गया। ये बेंजीन की संरचना में देखो उसी टाइप से मिलता है। और यहाँ पर N हो गया तो यहाँ पर फिर B हो जाएगा, और यहाँ पर फिर ये तुमको B हो जाता है। तो B और एक फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, N आ जाएगा। अल्टरनेट B और N होता है, सब जगह H होता है। और सबों के पास क्या होगा, एक एक H होगा। तो इसकी संरचना इस टाइप से मिलेगी, इसकी ये संरचना है। तो डायबोरेन तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा ये अकार्बनिक बोराजोन का हो गया, ये बोराजोन ये तुमको इस रूप में पाया जाता है। ये तुमको जाहिर है कि इसको जो है तुमको Li इन सबों के साथ क्या बना लेता है, ये जैसे Li के साथ क्या लेते हैं, NaBH4 जैसे Na के साथ बना लेगा। तो जैसे हाइड्राइड के साथ तुमको ये हाइड्राइड के साथ ये प्रमुख अवकारक बना लेता है। ये इसका कह सकते हो जैसे NaH है, NaH के साथ तुमको B2
B2H6 जैसे है मिल करके बना लेगा NaBH4 या लिथियम के साथ भी 2Li प्लस B2H6 तो LiBH4 ये तुमको अवकारक हो गया। ये काफी अच्छा अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। ये अवकरण अवकारक बनाने में भी क्या आता है, ऐसा काम आता है, इससे बना सकते हैं लोग। तो बोरिन का ये तुमको हो गया, बोरिन का कुछ प्रतिक्रिया हो गया तुमको। तो अमोनिया के साथ ये रिएक्ट बनाता है और जो उसको की गर्म करने पर क्या बन जाता है तुमको, बोराजून बन जाता है। और ये तुमको प्लस माइनस ग्रुप में रहता है और ये जो प्लस माइनस आयन के रूप में था इसको हीट करने पर बोराजून का निर्माण करेगा। तो ये बोरोन के कुछ डायबोरेन हो गए, डायबोरेन के कुछ कंपाउंड्स, डायबोरेन जो ऑर्गेनिक के जो का बोरोन के बैक्टीरिया में तुमको जो बोरोन का कंपाउंड दिया हुआ था उसका भी हो गया। और बोरोन का जहां तक कुछ उपयोग है, बोरोन के उपयोग, तो उसका जहां तक उपयोग की बात है, उपयोग इसका देखें बैक्टीरिया तत्व का, तो बोरोन का उपयोग कौन सी करते हैं। बोरोन को तुमको होता है हल्का है, इसलिए हल्का होने के कारण हल्का है और काफी हार्ड होता है, कठोर होता है। हल्का एवं बोरोन हल्का एवं कठोर होने के कारण बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम आता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। दूसरा कह सकते हैं तुमको बोरोन का तुमको जो है ऑर्थोबोरिक अम्ल बोरोन H3BO3 एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक गुण होता है इसमें, एंटीसेप्टिक गुण होगा। और तीसरा तुमको कह सकते हो बोरोन का जैसे कंपाउंड है तुमको, जो कि तुमको किसके रूप में आ गया, तुमको काफी हार्ड है, ये काफी तुमको प्रयोग में आएगा, जो कि तुमको हार्ड की बहुत से उपकरण ऐसे ही बनाने में काम आते हैं जो कि काफी उपयोगी हैं, जो कि हार्ड जिसको चाहिए, जो कम जिसका क्वथनांक काफी हाई हो, इस तरह के स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने में दोनों काम आते हैं। एल्यूमिनियम का जहां तक है, एल्यूमिनियम का उपयोग एल्यूमिनियम का तार, बर्तन इत्यादि के उत्पादन में इत्यादि। तो एल्यूमिनियम का बहुत सा उत्पादन है। ये सब इस वर्ग के तत्व के मुख्य उपयोग हो गए। जो एल्यूमिनियम का उपयोग से तो सब लोग परिचित ही हो कि एल्यूमिनियम जो है तार में देखते हुए जो कि बिजली का तार है उसमें भी प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के मिश्र धातु, एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम के मिश्र धातु, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु से एल्यूमिनियम MgCuSn के साथ मिश्र धातु बनाता है, साथ मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का काम बहुत से प्रयोग में आता है। जैसे हवाई जहाज के बर्तन हवाई जहाज वगैरह बनाने में भी अलग अलग टाइप का बर्तन ही बनाते हैं। और जाहिर है कि ये तुमको कोई एल्यूमिनियम क्या होता है, कुछ जो टॉक्सिक टाइप का होता है कुछ, इसलिए इसके आजकल उपयोग भी कुछ अब कम हो गए हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का तो बहुत जगह प्रयोग अभी भी काफी प्रयोग होता है। और बोरोन का भी काफी टिपिकल प्रयोग सब जगह है, जो कि हार्ड चीज बनाने में कहीं भी इसका उपयोग किया जाता है। बोरोन का उपयोग तुमको पायरेक्स ग्लास, बोरोन का उपयोग तुमको बोरोन से पायरेक्स कांच, फाइबर कांच, फाइबर रेशेदार और इत्यादि में आता है, इत्यादि में इसका काम आएगा। तो ये सब इसके उपयोग हो गए। तो इसी के साथ तुमको क्या कहते हैं, ये तुम्हारा जो है वर्गतेरय का तत्व था उसका जो लेक्चर है तुम्हारा समाप्त हुआ। तो वर्गतेरय में तुमने जो है इन सबों का आज का जितना था वर्गतेरय के जितने तत्व थे मैंने इसी लेक्चर में ले लिया। और तुम जो भी तुमको कोई भी क्वेश्चन बनाने में जहाँ दिक्कत होती है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो राष्ट्रीय ऐप पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें जहाँ भी दिक्कत हो हमसे संपर्क करो, उसमें मदद करेंगे। इसी साथ सेमेस्टर को समाप्त करें।